मित्रों, एक जमाने में सर्फ एक्सेल की ऐड आती थी, दाग अच्छे हैं। और अब भारत सरकार बोल रही है कि चाइना से आने वाला एफडीआई अच्छा है, इसका बहुत स्वागत करेंगे। तो मतलब जैक मा को प्रॉफिट हो गया और ये प्रॉफिट लेके वो तो चला जाएगा। तो इसे हम कहते हैं रिपाट्रिएशन। तो प्लस माइनस करने के बाद जो शुद्ध रूप से बचता है उसे हम कहते हैं नेट एफडीआई इनकमिंग। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्लासिफिकेशन समझते हैं। अनुष्का चोपड़ा को गिफ्ट में पैसा भेजा कि तुम्हारी शादी है, तो ऐसा रेमिटेंस गिफ्ट डोनेशन का पैसा, तो प्लस माइनस करके आपने नेट यानी शुद्ध जवाब निकालना होता है। तो ये एफपीआई वाले जितने पैसे लेके भाग जाते हैं इसे हम कहते हैं हॉट मनी। क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में और प्राइवेट लिमिटेड या अनलिस्टेड कंपनियों में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो जहाँ पे दोनों एफडीआई और एफपीआई वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडीआई केवल लिस्टेड कंपनी में हो सकते हैं, तो गलत है ना। फ्लिपकार्ट में भी तो हुआ है, तो फ्लिपकार्ट तो अनलिस्टेड कंपनी। तो टेक्नोलॉजी और नॉलेज का स्पिल ओवर होना ये आउटवर्ड एफडीआई का एक पॉजिटिव सकारात्मक आयाम है। उसके वास्ते स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी होने चाहिए। गलगोटिया टाइप रोबोट डॉग वाला नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पाथ यानी कि आईडीपी मॉडल। अब भारत की स्थिति ऐसी हो सकती है कि जवाब है -30। तो धीरे धीरे अब ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब क्या, हम भी मालदार हो रहे हैं कि अगर कोई डेटा सुअर जैसा है तो फिर उस पर लिपस्टिक लगाते हैं ताकि वो राजकुमारी बन जाए। पुटिंग लिपस्टिक ओवर पिग टू मेक हर अ प्रिंसेस। इसमें सरकारी बैंक में मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है कि इसमें सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन अगर जो प्रपोजल 5,000 करोड़ से ज्यादा का है तो ये फाइल ऊपर जाएगी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके बॉस होते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद। तो हमें डर था कि कहीं चाइनीज कंपनियां भारत की कंपनियों के शेयर सस्ते भाव पे खरीद के टेक ओवर न कर ले। 2020 में बोला गया कि भारत से जमीनी सरहद से जुड़े देश यानी लैंड बॉर्डरिंग कंट्री एलबीसी, वहां से कोई भी एफडीआई प्रपोजल आएगा तो उसमें भारत सरकार की मंजूरी लेनी। अब ये जो सुधार है एक प्रकार से सहूलियत के लिए हुई शादी है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। तो मित्रों, करंट अफेयर्स में मामला चल रहा है कि भारत सरकार ने चीन से आने वाले एफडीआई पर नियम सरल किए। लेकिन आप समझो, ऐसा दांत कुरेज के एक एक करंट अफेयर्स पढ़ के कभी पेट नहीं भर सकते, कट ऑफ की रेस नहीं जीत सकते। तो आपको थियरी का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए। तो थियरी और ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स दोनों हम समझेंगे इस एक ही वीडियो में। कुल मिलाकर 6-7 टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थियरी का एकदम बेसिक मुद्दा, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन क्या होता है। तो किसी एक देश के निवासी उनका बाकी दुनिया के साथ पैसों का जो लेन देन होता है उसका आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये रिकॉर्ड कौन बनाता है? तो नेशनल लेवल पर हर देश का सेंट्रल बैंक, तो भारत में आरबीआई बनेगा, चीन में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, और इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेट कौन करेगा डेटा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। और ये सारा डेटा चाहे रुपये में, येन, युआन, कोई भी करेंसी में आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है उसे डॉलर में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। तो दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्लासिफिकेशन समझते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक है करंट अकाउंट यानी चालू खाता, दूसरा है कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता। करंट अकाउंट के दो हिस्से होते हैं, एक है विजिबल, मतलब आंखों से आप देख सकते हैं कि आपने कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और सामने पैसा आया या गया, तो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप लिखेंगे विजिबल पार्ट में। उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पैसा आता जाता है लेकिन आपको दिखता नहीं है कि कौन सी चीज़ के वास्ते वो पैसा आया गया। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना, जैसे आईटी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ आदि सर्विसेज। कुल मिलाकर ये गुड्स और सर्विसेज का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके लिए हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड है, व्यापार संतुलन। इसके अलावा भी और भी कारणों से पैसा आता जाता है कि मान लीजिए रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया का है लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए भारत आएगा ये पंजाब की आईपीएल टीम को ट्रेनिंग देने के लिए और उसकी सैलरी मिलेगी, तो ऐसा वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आदि का जो पैसा आता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी इनकम। मतलब किसी ने कुछ श्रम किया है, कुछ दिमाग लगाया, कुछ इन्वेस्ट किया है और उसके सामने पैसा कमा रहा है, तो ऐसी प्राइमरी इनकम जो आती जाती है वो भी आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखनी है। दूसरा, प्रियंका चोपड़ा ने अपनी कजिन सिस्टर अनुष्का चोपड़ा को गिफ्ट में पैसा भेजा कि तुम्हारी शादी है, तो ऐसा रेमिटेंस गिफ्ट डोनेशन का पैसा। तो यहाँ पर आप समझिए सामने वाली पार्टी ने कोई परिश्रम नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, सीधा पैसा आ गया। तो सेकेंडरी पेमेंट या ट्रांसफर पेमेंट वो भी आते जाते हैं, उसको भी लिखना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट सब टॉपिक करंट अकाउंट, सब टॉपिक इनविजिबल पार्ट में हमने सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा। उसके अलावा प्राइमरी इनकम जैसे कि वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब का पैसा, और सेकेंडरी
या ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कि रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन का पैसा, ये सब आपको लिखना है। तो हमने करंट अकाउंट कंप्लीट किया। अब कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, पूंजी खाता। तो उसमें इक्विटी यानी शेयर्स में जो इन्वेस्ट हो रहा है, तो एफडीआई और एफपीआई का पैसा। उधारी में जो पैसा लिया दिया जा रहा है, डेट सरकार लेती है तो सॉवरिन डेट। प्राइवेट कंपनियां अदानी अंबानी विदेशों से लोन में पैसा लेके आए तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबी, उसका पैसा। एंड लास्टली फॉरेनर्स भारत की बैंकों में डिपॉजिट करें फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स, जैसे बैंक डिपॉजिट। और रिवर्स भी सही है कि भारत के लोग स्विट्जरलैंड की बैंक में पैसा इन्वेस्ट करें। तो प्लस माइनस करके आपने नेट यानी शुद्ध जवाब निकालना होता है। तो ये हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब उसके साथ एसोसिएट कंसेप्ट ये होंगे कि रुपया डॉलर एक्सचेंज रेट कौन कैसे तय करता है। तो उसकी अलग से 20 मिनट का मैं लेक्चर बना चुका हूँ, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। इधर मैं इन्फो कार्ड लगाता हूँ। आज का मुद्दा वो एक्सचेंज रेट नहीं है, आज का मुद्दा है बैलेंस ऑफ पेमेंट और खासकर एफडीआई के नए नियम हमको समझने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मित्रों, आगे का मुद्दा है एफडीआई और एफपीआई के कुछ बेसिक समझते हैं, उसके बाद एडवांस कंसेप्ट और पीवाईक्यू। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने करंट अकाउंट तो देख लिया जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब आता है। अब हम फोकस कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई, मतलब कोई विदेशी पार्टी भारत की कोई कंपनी में 1%, 2%, 3%, अप टू 10% इन्वेस्ट करे और उसका ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट में बैठना ना हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठना ना हो, केवल 2-5 रुपये में कमा लेता हूँ शेयर बाजार की मूवमेंट पर, वो उसका टारगेट। अब समझो ये जो एफपीआई वाले हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं 100 रुपये का शेयर खरीद रहा हूँ और मुझे 1% फ़ायदा हो रहा है, तो इस हिसाब से 100 मिलियन के मैं शेयर खरीदूंगा तो मुझे 1 मिलियन का फ़ायदा होगा। तो ऐसा वो 1-2% के रेंज में ही प्रॉफिट कमा के भागने की फिराक में होते हैं। उनको कंपनी चलाने में, मैनेजमेंट में उतरने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अब आप पाएंगे 2020 कोरोना, तब शुरुआती समय में ये लोग कि भारत तो सब बर्बाद है, भागो यहाँ से। हालांकि 2020 के मिडल और एंड पार्ट में वो देखते हैं कि भारत की फार्मा और आईटी कंपनियों में बहुत स्कोप दिख रहा है, तो दे दनादन आप पाएंगे यहाँ पर बहुत उन्होंने इन्वेस्ट किया। फिर 2022 तक पहुँचते हैं, यूक्रेन क्राइसिस, तो वापस ये भारत से भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं। और 2025-26 में ट्रम्प की टैरिफ वॉर और ये सब, इजराइल पैलेस्टाइन, रशिया यूक्रेन, ये सब देखते हुए भाग ही रहे, नेगेटिव में ही सब चल रहा है। तो ये एफपीआई वाले जितने पैसे लेके भाग जाते हैं, इसे हम कहते हैं हॉट मनी। मतलब आता भी है लेकिन तुरंत चला भी जाता है, हॉट मनी प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बताया एफपीआई। अब एफडीआई क्या होता है? एफडीआई मतलब कोई विदेशी पार्टी जो भारत की कंपनी में सीरियस रूप से इन्वेस्ट करना चाहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठना चाहती है, तो 10% या उससे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करे उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वॉलमार्ट ने भारत की फ्लिपकार्ट कंपनी में इन्वेस्ट किया, 77% शेयर्स खरीदे और उसके बदले $16 बिलियन उन्होंने दिए होंगे ये फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर थे, सचिन बंसल, बिनी बंसल को। तो ये सब क्या हुआ? एफडीआई। एफडीआई से अल्टीमेटली वो कंपनी सोच रही है कि मैं थोड़ा मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में ले लूँ, और साथ ही साथ वॉलमार्ट अपनी अमेरिका की सब टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब फ्लिपकार्ट को देगा। तो ये फ़ायदेमंद है। और ये लोग आए हैं तो 15-20 साल लॉन्ग टर्म का सोच के आए हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ मोर स्टेबल देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वो तो हमने अभी देखा है, वो तो हॉट मनी की समस्या है। अब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करिए। 4, 3, 2, 1। मित्रों, लेटेस्ट यूपीएससी रिजल्ट में अनअकैडमी का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है। हमारे 100 से ज़्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया है। इसमें हम लोग ये फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक इंटरव्यू, ये सब डेटा देख के भ्रमित नहीं कर रहे हैं। केवल रियल टॉपर्स जिन्होंने हमारा ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम और उसका पेड सब्सक्रिप्शन लिया था उसकी बात हो रही है। सर, मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे, तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चालू हुए। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ मैंने इतने पढ़े नहीं थे, ऑल्दो 10th तक मुझे सोशल साइंस और जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइट सब्जेक्ट, काफ़ी अच्छे लगते थे। लेकिन सर उसके बाद एक डेफिनेटली एक टच छूट जाता है, काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट वही एकदम से जिस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है अनअकैडमी पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे सर मुझे मैं कल बता ही रहा था, ज्योग्राफी पढ़ने में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, बाकी भी एजुकेटर्स हैं सर। हिस्ट्री में सर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं। तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके करीब 100 से ज़्यादा हमारे ऐसे टॉपर्स हैं। एवरेज वॉच टाइम इनका निकाले 400 घंटे से ज़्यादा इन्होंने अनअकैडमी पर पढ़ाई की है। और इस खुशी में हमारा 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है केवल 16,999 में, जिसमें आपको प्रीलिम से मेंस, जीएसए, सीसेट, थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस
ऑल द वे अप टू मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन सब कुछ मिल रहा है। इसे मैं आपको आराम से समझाता हूँ। क्वेश्चन पहले दिखाने का कारण ये था ताकि आपको पता चले कि सतही ज्ञान, सुपरफिशियल नॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यूपीएससी में गहराई, थोड़ी डेप्थ होनी चाहिए। अब समझो कोई भी कंपनी को शुरू करना है, एक्सपांड करना है, तो उसे चाहिए कैपिटल, पूंजी। अब वो उधारी में भी ला सकते हैं, डेट। उसके वास्ते कंपनी बैंकों से लोन ले ले, मार्केट में अपने बॉन्ड जारी करे, और ऐसे इन्वेस्टमेंट पर कंपनी ने उस इन्वेस्टर को ब्याज यानी इंटरेस्ट देना होगा। ये भी आप समझते हैं। सामने कुछ बार कंपनी ये कहे कि मैं आपको पार्टनरशिप दूंगा यानी इक्विटी, तो शेयर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो पैसा ला सकते हैं, और फिर सामने इन्वेस्टर को इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से देना होगा डिविडेंड, लाभांश। अब कंपनी इस प्रकार के जो शेयर से पहली बार जारी करे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फिर कुछ साल बाद और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, दोबारा जारी करे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और ये असल में क्या हो रहा है कि फ्रेश नए इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये जो बाजार में बेचा गया इसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। और यहाँ इन्वेस्टर को प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाएगा। अब मान लीजिए भिड़े मास्टर ने ये खरीदा था, लेकिन कुछ साल बाद उसको मज़ा नहीं आ रहा है, या उसको किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या बस उसको पैसा लेके निकल लेना है, एग्जिट करना। तो जैसे आपके पास गोल्ड होता या आपके पास कार होती, तब किसी और को रीसेल कर सकते थे, उसी तरह शेयर्स भी आप रीसेल करेंगे। उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। अब ये सेकेंडरी मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको नापने के कुछ सूचकांक होते हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है। तो ये थोड़ी समझ होनी चाहिए आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एफडीआई और एफपीआई होता कहाँ पर है। देखिए, कंपनियों के प्रकार आप ऐसे कर सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी आम जनता को शेयर बेच सकती है कि नहीं। कैन यू सेल योर शेयर्स टू पब्लिक एट लार्ज। अदानी कहे हाँ मैं बेच सकता हूँ, इसलिए वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बायजूस कहे नहीं बेच सकता, इसलिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरा, अदानी के ऐसे शेयर्स क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिलते हैं? हाँ, तो इसलिए वो एक लिस्टेड कंपनी है। बायजूस के नहीं मिलते, वो एक अनलिस्टेड कंपनी है। या हम बात करें इवन फ्लिपकार्ट, तो वो भी क्या हुआ? एक अनलिस्टेड कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हालांकि फ्लिपकार्ट की अभी इच्छा है कि हमको भी अपना आईपीओ लाना है, आम जनता को शेयर बेचने हैं, तो वो धीरे रह के पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएंगे। खैर, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट था, इसमें एफपीआई वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है और एफडीआई वाला, दोनों इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा प्रश्न, क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में और प्राइवेट लिमिटेड या अनलिस्टेड कंपनियों में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो जहाँ पे दोनों एफडीआई और एफपीआई वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या ये लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जवाब है दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये लोग डेट यानी उधारी, जैसे बॉन्ड्स हुए, सरकार को लोन चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुए, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? एफपीआई वाला इन्वेस्ट कर सकता है। एफडीआई शब्द हम इसके साथ जोड़ के नहीं इस्तेमाल करते। वी डोंट यूज द वर्ड एफडीआई फॉर डेट इन्वेस्टमेंट, वी यूज इट फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो अब वापस से आप क्वेश्चन पढ़ो, 4, 3, 2, 1। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि एफडीआई केवल लिस्टेड कंपनी में हो सकता है, तो गलत है ना। फ्लिपकार्ट में भी तो हुआ है, तो फ्लिपकार्ट तो अनलिस्टेड कंपनी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी ऑप्शन क्या कहता है कि ये डेट वाला, उधारी वाली चीज़ है, तो मैंने अभी आपको बताया उधारी वाली चीज़ नहीं है, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो सकता है, मैंने आपको बताया उधारी के साथ नहीं जोड़ते, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बाकी बचा वो जवाब है क्या? ऑप्शन बी, इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आप ट्राई करिए, 4, 3, 2, 1। हाँ, तो आप सोचिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर कैपिटल पार्ट, तो अगर टाटा ने ब्रिटेन की जैगवार कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो तो एफडीआई का मामला हुआ ना, तो उसे हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, और उस कारण से वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। हालांकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या है? हम लोग गुड्स और सर्विस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ओके, सो द आंसर विल बी बी। फिर से देख लो, 4, 3, 2, 1, कि जब एक भारतीय ब्रिटिश कार कंपनी में शेयर खरीदता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी में दिखेगा, करेक्ट है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी में नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। मित्रों, एफडीआई से जुड़ा एक मुद्दा समझना है, रिपाट्रिएशन। कि 2018 में भारत की एक ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप थी बिग बास्केट, उसमें अलीबाबा, जैक मा, चाइना की जो कंपनी है, उसने करीब
$300 मिलियन इन्वेस्ट किए और 30% हिस्सेदारी खरीदी, तो आप इसे कहेंगे क्या? इनकमिंग या इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके। उसके बाद 2021 में जैक मा ने यही कंपनी में अपनी 30% हिस्सेदारी टाटा को बेच दी $500 मिलियन में। तो मतलब जैक मा को प्रॉफिट हो गया और ये प्रॉफिट लेके वो तो चला जाएगा, तो इसे हम कहते हैं रिपाट्रिएशन। ऐसा ही लेंसकार्ट में हुआ कि एक विदेशी इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, उसने 2019 में 200 करोड़ इन्वेस्ट किए और 2025 में जब आईपीओ आया तो 1000 करोड़ में वो सारे शेयर बेच के वो भी निकल गया, तो ये भी रिपाट्रिएशन हुआ। तो यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ तो पैसा भारत में आ रहा है, ग्रॉस इनकमिंग, कि जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया, फेसबुक ने बायजूस में इन्वेस्ट किया, लेकिन सामने कुछ लोग जो पहले इन्वेस्ट कर चुके थे वो विदेशी अब अपना पैसा निकाल के जा भी रहे हैं। जैसे जैक मा ने टाटा को बिग बास्केट बेच दिया, तो रिपाट्रिएशन भी हुआ। तो प्लस माइनस करने के बाद जो शुद्ध रूप से बचता है उसे हम कहते हैं नेट एफडीआई इनकमिंग। शुद्ध रूप से भारत में कितना विदेशी निवेश आया। अब आप पाएंगे ये ग्राफ में देखिए 2025 के आखिरी 4 महीने मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देखो सब रेड में है। वो ये दिखा रहा है कि नेट एफडीआई इनकमिंग नेगेटिव हो गया, मतलब जितना पैसा आया उससे ज़्यादा लोग पैसा लेके चले गए। उसका कारण ट्रम्प का टैरिफ वॉर और बाकी भी ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे। अब इस पर आप रविश कुमार को सुने, वो कहें डर का माहौल है इसलिए भाग गए। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को सुने, वो कहते हैं नहीं ये तो रिपाट्रिएशन हुआ ना, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये तो हेल्दी चीज़ है, ये सब लोग धर्मदान करने के लिए तो आए नहीं थे, मुनाफा हुआ तो चले गए। और दूसरा कि पूरे एशिया में ये हुआ है, केवल भारत अकेले में से विदेशी भागे हैं ऐसा नहीं है, पूरे एशिया के सभी देशों में से एफडीआई वाले पैसे निकाल के भागे हैं। एक और कंसेप्ट, आउटवर्ड एफडीआई, मतलब भारत की टाटा कंपनी ने ब्रिटेन की जैगुआर लैंड रोवर वाली कंपनी खरीद ली, इन्वेस्ट किया उसमें, तो ये अच्छा है कि बुरा? तो 2026 का इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है, देखो शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव है क्योंकि हमारी लोकल किसी कंपनी को टाटा ने इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं दिया, ब्रिटेन की कंपनी को दे दिया, तो ये शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हुआ। लॉन्ग टर्म में अच्छी बात इसलिए कि ब्रिटेन की वो कंपनी भारत में टाटा को पैसा भेजेगी, तो प्रॉफिट का पैसा भारत में आना वो अच्छी बात है। और दूसरा टेक्नोलॉजी का स्पिल ओवर होगा कि पहले के ज़माने में टाटा की जो लोकल गाड़ियाँ थी, ये नैनो और सफारी, स्कॉर्पियो वगैरह जो भी, उसमें कैसा डैशबोर्ड और कितनी फैसिलिटी थी, उसके मुकाबले आज बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है क्योंकि उन्होंने ये लैंड रोवर खरीदी, तो वहाँ से बहुत सारा वो सीख के यहाँ पर भारत में रेप्लिकेट कर रहे होंगे। तो टेक्नोलॉजी और नॉलेज का स्पिल ओवर होना ये आउटवर्ड एफडीआई का एक पॉजिटिव सकारात्मक आयाम है। हालांकि ऐसा आउटवर्ड एफडीआई से टेक्नोलॉजी या नॉलेज का स्पिल ओवर होना, उसकी 2 शर्तें हैं, 2 प्री रिक्विजिट्स। पहला कि भारत के अंदर ऐसे स्किल्ड वर्कर्स, ऐसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर होने चाहिए जो उसको देख के भारत में कॉपी कर सके, और दूसरा उसके वास्ते स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी होने चाहिए जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को ऐसा सब बेहतरीन दिखाए। गलगोटिया टाइप रोबोट डॉग वाला नहीं होना चाहिए। इसी को आगे ले जाते हुए इकोनॉमिक सर्वे बात करता है इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पाथ यानी आईडीपी। तो मित्रों अब तक हमने देखा एफडीआई का बेसिक्स, रिपाट्रिएशन और नेगेटिव एफडीआई क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पाथ क्या है। मित्रों आज जिस प्रकार के टॉपिक हमने पढ़े, कलेक्टिवली मैं इसे क्लासीफाई करता हूँ इकोनॉमी का पिलर नंबर 3, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी एक्सचेंज, इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, और इसमें और भी ढेर सारे मुद्दे होते हैं। तो इस शनिवार 28 मार्च रात 9 बजे अनअकैडमी पर मैं एक फ्री लाइव स्ट्रीम लेक्चर लेने वाला हूँ, डिटेल में हम पढ़ेंगे, और ये मेरी विन 26 सीरीज एनुअल इकोनॉमी के करंट अफेयर्स उसका हिस्सा है, जहाँ पर टाइम पास बोल बच्चन नहीं, प्रॉपर पावर पॉइंट और हैंडआउट के साथ पढ़ाई होती है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते। इस सीरीज में ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं और ये चौथा लेक्चर शनिवार रात 9 बजे होने वाला है। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मित्रों हमें इकोनॉमी का एक कंसेप्ट समझना है, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पाथ यानी कि आईडीपी मॉडल, क्योंकि 2026 के इकोनॉमिक सर्वे में बात है तो हमें समझनी है। एक ग्राफ बनाते हैं, नेट आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट पोजीशन, मतलब मान लीजिए अफ्रीका से यूएसए की तरफ $80 बिलियन इन्वेस्टमेंट गया, मैं आउटवर्ड की बात कर रहा हूँ और इसको मैं प्लस में लिखूं, और सामने यूएसए से अफ्रीका $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, तो ये हुआ इनवर्ड, तो इसे मैं माइनस में लिखूं, क्योंकि ग्राफ ऐसा है इसलिए साइंस थोड़े अलग जा रहे हैं।
तो प्लस माइनस जवाब कितना आएगा, -20। तो ये मैं लिख दूँ यहाँ पर -20। ये -20 क्या बता रहा है, इनकमिंग एफडीआई ज़्यादा है, कितना था 100, और आउटगोइंग एफडीआई कम है, कितना 80। यानी कि अफ्रीका को पूछा जाए तो वो कहेंगे कि हम एफडीआई लेते ज़्यादा हैं और देते कम है। अब ये पहला स्टेज है, थोड़ा और डेवलपमेंट होगा तो अमेरिका को लगे कि जैसा अभी भारत उनको उभरता हुआ देख रहा है, हो सकता है 25 साल बाद उनको लगे अब ये ग्रोथ स्टोरी अफ्रीका में होने वाली है, तो उनकी जो भी अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक, गूगल, सब लोग सोचेंगे अफ्रीका शिफ्ट होते हैं। तो 100 की जगह फिर हो सकता है कि वो $200 बिलियन इन्वेस्ट करे, तो ये जवाब और नेगेटिव हो जाएगा, -40। तो ये धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट का स्टेज दिखा रहा है। अब भारत की स्थिति ऐसी हो सकती है कि जवाब आए -30, मतलब कुछ ऐसा हो कि जैसे भारत की टाटा कंपनी ब्रिटेन की जैगवार कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, मान लो वो जवाब आ रहा हो +70 आउटगोइंग, और सामने दुनिया से भारत के अंदर इनवर्ड आ रहा हो जो पैसा -100, तो जवाब क्या है, -30। तो धीरे धीरे अब ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब क्या, हम भी मालदार हो रहे हैं कि ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, ऊपर की दिशा में जा रहे हैं। फिर जवाब आए 0, फिर 0 से भी ऊपर जाए 40 मान लो प्लस, तो वो होगा यूएसए जैसा देश कि जो एफडीआई देता ज़्यादा है और लेता कम है। तो ये जो ग्राफ चल रहा है इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट पाथ या आईडीपी मॉडल। तो अगर इस ग्राफ में हमारी सिचुएशन ये नेगेटिव की दिशा में से धीरे धीरे हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इस तरह, तो इसका मतलब कि हम धीरे धीरे विकसित बन रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है देखो भारत के अंदर अब एफडीआई नेगेटिव में चला गया और फिर अब ये वो हो रहा है, तो कुल मिलाकर वो ऐसा साबित करना चाहता है ये तो विकास की निशानी है, हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं, उसकी निशानी है कि हमारा आउटवर्ड एफडीआई बढ़ रहा है। अब मैं इतने सालों से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 2012 से तो पढ़ ही रहा हूँ, अब तक तो ऐसा कभी उन्होंने नहीं बोला। आज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2025 के जो लास्ट 4 महीने थे तब ये शुद्ध रूप से भारत में कितना एफडीआई आ रहा है वो सारा जवाब हो गया नेगेटिव। उसके चलते डॉलर की शॉर्टेज हो गई तो रुपया लुढ़क के हो गया 90, कब, दिसंबर 2025 में, अभी तो और गिर के 94 हो गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे बेचारा करे क्या कि अगर कोई डेटा सुअर जैसा है तो फिर उस पर लिपस्टिक लगाते हैं ताकि वो राजकुमारी बन जाए, पुटिंग लिपस्टिक ओवर पिग टू मेक हर अ प्रिंसेस। ये इकोनॉमिक सर्वे की एक फिलॉसॉफी रहती है। तो अब नेक्स्ट मुद्दा है एफडीआई के सेक्टोरल लिमिट्स, और ये सरकार की PN3 प्रेस नोट नंबर 3 क्या थी जिसने अब चीन से आने वाले एफडीआई को सब सरल कर दिया है, वो समझते हैं। तो मित्रों आगे का मुद्दा है एफडीआई के सेक्टोरल लिमिट्स, यानी कि कुछ तो ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं है, जैसे विमल, गुटखा, कैसीनो, लॉटरी, रियल एस्टेट, मतलब मकान, बने हुए मकान को खरीदने बेचने की क्रिया, तो इस सब में तो निषेध है। फिर कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें अप टू 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड, जैसे कि सरकारी बैंक और LIC। इसमें सरकारी बैंक में मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है कि इसमें सरकार की अनुमति लेना ज़रूरी है। अब सरकार की अनुमति मतलब कौन से मंत्रालय की, तो देखिए जो भी एफडीआई का मामला है असल में देखा जाता है कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट मिनिस्ट्री है उसको भी फाइल में कंसल्ट किया जाएगा। तो सरकारी बैंक मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको देखती है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलकर डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर जो प्रपोजल 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है तो ये फाइल ऊपर जाएगी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके बॉस होते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद। उसके बाद कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें अप टू 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड, फॉर एग्जांपल न्यूज़ टीवी जैसे NDTV, रेडियो वगैरह। हालांकि इसमें स्टार मार्क मतलब क्या, सरकार की परमिशन जरूर है, स्वाभाविक है, वरना आप समझो कि चाइना या पाकिस्तान NDTV में इन्वेस्ट कर दे और भारत के खिलाफ ही प्रोपोगेंडा लोकल न्यूज़ से चलाना शुरू करे, इट विल नॉट बी राइट। और यहाँ गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री, और सब्जेक्ट मिनिस्ट्री में क्या आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, INB। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर अप टू 51% इज अलाउड, जैसे मल्टी ब्रांड रिटेल, मतलब वॉलमार्ट के जो बड़े बड़े शॉप्स, मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, ऐसी चीज़। हालांकि यहाँ पर भी सरकार की मंजूरी और उसके ऊपर भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशन थे कि मान लो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी हो तो ही खोल सकते, उससे छोटे शहरों में नहीं खोल सकते, वरना हमारे छोटे व्यापारियों को नुकसान हो जाएगा। और आप जितना भी सामान बेच रहे हैं वॉलमार्ट के इस मॉल में, उसमें सपोज कि 25% तो भारत का स्थानिक माल आपने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से खरीद के बेचना होगा,
और इतनी सारी जब सरकार टर्म्स कंडीशन डालेगी तो कोई कंपनियां आई ही नहीं। मतलब वॉलमार्ट है अपन वो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स में है, इसमें नहीं है, फिजिकल मॉल खोलने में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर अप टू 74% अलाउड, जैसे डिफेंस। और डिफेंस में ऐसा है कि 74% तो ऑटोमेटिक, मतलब बिना सरकार को पूछे आप इन्वेस्ट कर दो कोई डिफेंस कंपनी में। लेकिन मोर देन 70% भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें सरकार की अनुमति लेनी चाहिए। लास्टली बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर 100% और वो भी ऑटोमेटिक रूट से, मतलब बिना सरकार को पूछे ही सीधा आप दे दनादन इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट ने इन्वेस्ट कर दिया, अमेज़ॉन जो आ गया, तो ऐसी ई कॉमर्स कंपनियों में इन्वेस्टमेंट, या प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां जैसे ICICI, HDFC, ये सब में बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं। पूरी लिस्ट में इधर बनाने बैठा तो आधा घंटे का वीडियो हो जाएगा, जबकि आप मेरी इकोनॉमी की बुक में ये चीज़ मुश्किल से 10-15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख लेना, पिलर 3 के अंदर आपको कंटेंट मिल जाएगा। अब कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेक्टर में ऑटोमेटिक अप टू 100% अलाउड, लाइक ई कॉमर्स, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ सरकार की अनुमति लेनी होगी, जैसे NDTV हुआ, सरकारी बैंक हुए वगैरह। अब ये तो लिस्ट थी, लेकिन कोरोना के दौरान सरकार ने एक और टर्म्स कंडीशन डाल दी कि भाई कोई भी FDI अगर भारत के पड़ोसी देश से आ रहा है, भले वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी या ई कॉमर्स में, जहाँ वैसे तो सब अलाउड है, लेकिन फिर भी यदि पड़ोसी देश से आ रहा है तो मंजूरी लेना पड़ेगा। ऐसा 2020 में सरकार ने जारी किया प्रेस नोट नंबर 3। खास तो चाइना की कंपनियां भारत की कंपनियों को टेक ओवर न कर दें, ये उनका आशय था। अब जरा क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कोरोना में आपको याद है शुरुआती समय में भारत की सभी कंपनियों के शेयर प्राइस गिर गए थे। इन्फोसिस 590 पे आ गया था। हालांकि 2020 दिसंबर तक रिकवर होकर 1200 पहुंच गया, लेकिन बीच में जो भाव गिरा था तो हमें डर था कि कहीं चाइनीज कंपनियां भारत की कंपनियों के शेयर सस्ते भाव पे खरीद के टेक ओवर न कर ले। इसलिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इशू किया प्रेस नोट नंबर 3। 2020 में बोला गया कि भारत से जमीनी सरहद से जुड़े देश यानी लैंड बॉर्डरिंग कंट्री LBC, वहां से कोई भी FDI प्रपोजल आएगा तो उसमें भारत सरकार की मंजूरी लेनी कंपलसरी होगी। तो अंजाम ये हुआ कि पहले भारत में अगर 100 रुपये का FDI आता, 2 रुपया चीन से आ रहा था, वो गिर के हो गया 0.27%। और केवल भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ने भी ऐसे नियम बनाए थे। हालांकि 2025 के एंड तक भारत में आने वाली सारी FDI नेगेटिव हो गई, मतलब अमेरिका, यूरोप, जो भी पैसा आ रहा था सब लोग लेके भाग रहे थे। तो इस कारण से 2026 मार्च महीने में सरकार ने PN3 में सुधार किया है कि देखो, ऐसा कोई भी चीन, बांग्लादेश आदि पड़ोसी देश से FDI प्रपोजल आता है, 60 दिनों के भीतर उसकी फाइल क्लियर कर देंगे अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, रेयर मैग्नेट वगैरह से जुड़ा है। हालांकि हम चाहते हैं कि उन कंपनियों की मेजॉरिटी ओनरशिप भारत के निवासी के हाथ में रहनी चाहिए। तो मतलब एक प्रकार से 10% से लेकर 49% तक ये चीनी, बांग्लादेशी कोई आ जाए तो ज़्यादा मैथी नहीं मारेंगे, अप्रूवल हो जाएगा। अब ये जो सुधार है एक प्रकार से सहूलियत के लिए हुई शादी है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। भारत को ज़रूरत है चीन के पैसों की, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्लो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम आई, लेकिन परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा। FDI नेगेटिव में चला गया, रुपया डॉलर के सामने गिर के 94 हो गया। और सामने चीन को भी भारत की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट पर चाइना मेड स्टिकर हो तो ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। तो चीन भी चाहता है कि हमारी फैक्ट्रियाँ हम धीरे धीरे रिलोकेट कर दें भारत के अंदर और वहाँ से एक्सपोर्ट करें तो कम टैक्स लगे। आखिरी मुद्दा है कनेक्टर इकोनॉमी क्या है। देखिए, जब दो बिल्लियों की लड़ाई होती है तो फायदा बंदर का होता है। ये दो बिल्लियां कौन है? चीन और अमेरिका। और बंदर यहाँ पर जो फायदे ले रहे हैं वो कौन है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, पोलैंड, मोरक्को और वियतनाम। इनको कनेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने अमेरिका और चीन दोनों के साथ ही एक अच्छा संतुलन बना के रखा है कि डिप्लोमेटिक पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, तो दोनों ही जगह से FDI ट्रेड, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और उसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस, ये सब कुछ एकदम दुरुस्त चला है। तो दोनों हाथ से वो तो लड्डू खा रहे हैं। तो इसे कहते हैं कनेक्टर इकोनॉमी। और नया इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि भारत ने भी इसी प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए और अमेरिका और चीन दोनों के साथ डिप्लोमेटिक मित्रचारी बना के रखनी चाहिए, ताकि हमें दोनों ही जगह से FDI का फ़ायदा मिले और दोनों ही जगह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स कम लगे। तो हमने ज़्यादातर टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए। आखिरी सेगमेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए मित्रों, कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। वीडियो पॉज करके 2011 का ये पेपर आप देखिए। 4, 3, 2, 1। तो देखिए, लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको FDI और FPI का काफ़ी तो डिफरेंस बता दिया, लेकिन उसके अलावा और पॉइंटर समझ लेते हैं कि FPI वाला क्या करता है, पूंजी देता है।
सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी देता है। आप सोचो गोल्ड आप आसानी से क्यों बेच पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बायर मिल जाता है। तो उसी तरह सेकेंडरी मार्केट में, शेयर्स के सेकेंडरी मार्केट में कोई ना कोई बायर सेलर होने चाहिए, तभी शेयर्स की लिक्विडिटी बनी रहती है। तो एफपीआई का वो भी एक काम है। एफडीआई मैंने आपको बताया ज़्यादा स्टेबल होता है, वो आपको मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी लेकर आता है, जैसा वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को बेहतर करने के लिए सब दे। कंपटीशन बढ़ता है, जैसे वोडाफोन आया तो भारत की जियो वगैरह का, एयरटेल वगैरह का एकाधिकार, मोनोपोली नहीं बन जाए। नेगेटिव क्या है? तो एफपीआई में मैंने आपको बात की कि वॉलेटाइल है, हॉट मनी प्रॉब्लम है, भाग जाते हैं, टैक्स नहीं भरते, उसमें टैक्स अवॉइड करते हैं, खास इंस्ट्रूमेंट है पार्टिसिपेटरी नोट्स, उसका मिसयूज़ करते हैं। उसी तरह एफडीआई में भी ये तो नेगेटिव है कि टैक्स अवॉइड करते हैं। वोडाफोन ने कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं भरा था जब उसने हच नाम की एक कंपनी, भारत की कंपनी खरीदी थी। एफडीआई में पैसा है लेकिन आउटफ्लो के नाम पे समझो प्रॉफिट में तो ले ही जाएंगे, तो करंट अकाउंट में जो प्राइमरी इनकम होती है उसमें बाहर जाता है पैसा। ये जितनी विदेशी कंपनियां आई, चाहे अमेजोन है, गूगल, फेसबुक, तो वो अपने साथ आपका सारा डेटा कैप्चर करती हैं, उसकी मदद से अपनी सारी चीज़ें बनवाती हैं। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, फेसबुक पर आरोप है कि साउथ अमेरिका के कुछ देशों के अंदर चुनावों को प्रभावित करना, टारगेटेड एड्स, टारगेटेड ब्लॉग पोस्ट और सब कंटेंट दिखाना, ये सब होता है। म्यांमार में भी ऐसे उन पर आरोप लगे हैं। तो देयर आर चैलेंजेस। खैर, तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस फिर से आप देखिए 4, 3, 2, 1, तो ज़्यादा सही उत्तर क्या है? एफपीआई वाला तो टेक्नोलॉजी लाता नहीं, तो 1 इज रॉन्ग। एफडीआई वाला केवल सेकेंडरी मार्केट में आता है, ये तो नहीं है ना, वो तो प्राइमरी में भी आ सकता है, हमने शुरू में भी देखा, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एफपीआई इज मोर स्टेबल देन एफडीआई, वो तो गलत है ना, उल्टा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वाला ही तो हॉट मनी की प्रॉब्लम क्रिएट करे, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जो बचे वो जवाब है, द आंसर विल बी डी। एक और सवाल ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। 4, 3, 2, 1। अब ये जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसे समझाने के लिए अलग से वो मैं शेयर मार्केट के फुल लेंथ लेक्चर्स में पढ़ाता ही हूँ। अभी के लिए हम एलिमिनेशन से ट्राई कर लेते हैं कि सोचिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर कैपिटल अकाउंट जिसमें हमने ये इक्विटी मतलब एफडीआई एफपीआई की बात की, डेट मतलब उसमें उधारी में सरकारी उधारी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मतलब प्राइवेट कंपनियां जो उधारी में पैसा विदेशों से लाए, वो बात की। फिर होता है बैंक डिपॉजिट जिसमें आता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। तो समझो ये तो कैपिटल पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें एक अलग हेडिंग हुआ ना, तो ये एफडीआई और एफपीआई के अंदर तो आता नहीं, ये तो अलग चीज़ के रूप में दिखाया जाता है। तो यानी ये जो चौथा ऑप्शन कह रहा है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स या बैंक डिपॉजिट, वो तो गलत है, जहाँ दिखे उड़ा दो। उस हिसाब से सी चला गया, डी चला गया। अब बाकी जो बचे उसमें आप सोचिए कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विटी के रूप में बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, और वो कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या है, जो पहले बॉन्ड है और बाद में वो बन जाएगा शेयर, क्योंकि वो कन्वर्टेबल है। हाँ, तो शेयर बन गया तो वो तो एफडीआई जैसा हो सकता है। तो इस कारण से जवाब होगा ये 1, 2, 3। हालांकि ये टफ क्वेश्चन है, सीधा सीधा किताबों में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा नहीं है, ये तो इन्होंने पूछा, फिर आप आरबीआई की गाइडलाइंस चेक करें तब जवाब मिलता है। इसलिए मैंने आपको बताया कुछ बार वो ज़्यादा गहराई से आपको पूछते हैं। फिर इसके अलावा और भी प्रश्न है, सारे तो हम इसमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप फ्री में हमारी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। डाउनलोड लिंक बहुत आसान है, unacademy.com/content/upsc/downloads। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। बाकी मैंने आपको बताया अनअकैडमी का 1 साल का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन केवल 16,999 में अवेलेबल है, और पूरे साल की इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की मेरी फ्री लेक्चर सीरीज विन 26, उसका नेक्स्ट लेक्चर शनिवार 28 मार्च रात 9 बजे अनअकैडमी पर होने वाला है। तो बेशक फ़ायदा उठाइए, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.